नमस्कार बच्चों, राम राम सा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही है। सेल अपनी अब लास्ट कंप्लीट होने वाली है, बस लास्ट चल रहा है इसका। डीएनए में आपको पढ़ा रही थी, डीएनए के बाद में आरएनए और सेल डिवीजन आएगा। डीएनए एक बार रिवाइज करवाती हूँ, मेरे साथ साथ बोलना आप। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल पढ़ रहे थे अपन कल, और द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था। और एक्स किरणों से अध्ययन विल्किंसन और उसके सहयोगी जैसे फ्रैंकलिन वगैरह ने दिया था। और इन तीनों को संयुक्त रूप से 1962 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज। फिर मैंने आपको बताया था कि हेलिकल की कुंडलन के आधार पर डीएनए दो प्रकार के होते हैं, एक तो राइट हैंडेड कॉइल्ड एंड लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड। राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है बी डीएनए जो वॉटसन एंड क्रिक वाला था, लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है जेड डीएनए। ये अपन पढ़ रहे थे। फिर मैंने आपको डीएनए के सारे नापचोप बता दिए थे, कौन कौन सा अरेंजमेंट कैसे होता है, उसके बीच में नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, डीएनए की रीढ़ की हड्डी को बनाते हैं फॉस्फेट एंड शुगर। फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है जो कि डीएनए की क्या कहलाता है? रीढ़। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था एक तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है और एक पैलेंड्रोमिक डीएनए भी होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की खोज की थी शिनशाइमर ने, जिसमें एक ही कुंडलन होता है ना डीएनए के अंदर। और पैलेंड्रोमिक डीएनए, जब डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारक दोनों दिशाओं से पढ़ने में समान होंगे तो वो क्या कहलाते हैं? पैलेंड्रोमिक डीएनए। यहाँ तक आप समझ गए थे। इसके बाद में एक दो बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल राइट आंसर दिया था कल वाले क्वेश्चन का, बहुत अच्छा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण, आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया था कॉर्नबर्ग ने। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। कॉर्नबर्ग ने कृत्रिम संश्लेषण किया था इसका ई कोलाई बैक्टीरिया से। ई कोलाई जीवाणु या ई कोलाई बैक्टीरिया से। और ई कोलाई बैक्टीरिया, इसका पूरा नाम इशरिचिया कोलाई है। इस बैक्टीरिया से परख नली के अंदर नाइट्रोजनी क्षारक, मैग्नीशियम आयन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से इसने डीएनए का प्रयोगशाला में कृत्रिम संश्लेषण किया था। इतना आप समझ गए, ये कल वाले क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो, डीएनए अपने अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो है ना, अपने शरीर में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, लेकिन अपने अंदर आनुवांशिक पदार्थ कौन है? या सही बोला आपने, अपने अंदर आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब जो लक्षण अपने को माता पिता से मिलते हैं वो डीएनए से या जीन के माध्यम से मिलते हैं। और मैंने आपको बताया ना, जीन तो डीएनए का ही एक छोटा सा खंड होता है। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ये किसने बताया था? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, किसने बताया था? तो इसको देखो, सर्वप्रथम बताया था ग्रिफिथ ने। सर्वप्रथम बताया था ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट था, इसने चूहे पर प्रयोग किए थे। आपसे पूछे ग्रिफिथ ने किस पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, कौन से एनिमल पर? तो इसने चूहे पर प्रयोग किए थे। और चूहे पर इसने किसके प्रयोग किए थे? तो इसने चूहे पर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। एक जीवाणु जिसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, या इसको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी कहते हैं। ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जो जीवाणु है ना, ये मनुष्य में निमोनिया रोग फैलाता है। आपने सुना होगा बच्चों में निमोनिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होता है, वो इस डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। और इस जीवाणु के इसने प्रयोग किए थे चूहे के ऊपर, जिससे इसने ये प्रूफ किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया। भाई ग्रिफिथ ने अपनी बात बोल दी थी। आप कोई बात बोलो और आपके साथ में कोई दूसरा बोले कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो वैसे ही ग्रिफिथ की बात को सही साबित किया था 3 महिला वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम है एवेरी, एक थी मैक्लॉयड, एवेरी, मैक्लॉयड व मैकार्टी।
एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी, ये तीनों महिला वैज्ञानिक थीं और इन्होंने ही ये बोला था कि ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे बैक्टीरिया के ऊपर वो रूपांतरित पदार्थ डीएनए था। इन्होंने ही बताया था कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफर होने वाला पदार्थ था वो कौन था, डीएनए। तो ग्रिफिथ की बात को दोबारा से प्रूफ किया था एवेरी, मैक्लॉयड, मैककार्टी ने, और इन्होंने ही बोला था कि ग्रिफिथ के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया है और इस एक्सपेरिमेंट में जो रूपांतरित होने वाला पदार्थ है वो कौन है, डीएनए। आप सीधा सीधा इतना याद रखो, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ की बात को प्रूफ किसने किया दोबारा से, एवेरी, मैक्लॉयड, मैककार्टी। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो इसके बाद में आपको बता रही हूं केंद्रीय सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत, और केंद्रीय सिद्धांत को ही कहते हैं सेंट्रल डोगमा। केंद्रीय सिद्धांत को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा। अब देखो हिंदी वाले बच्चे केवल इस पे मत रहना कि हम तो केंद्रीय सिद्धांत ही पढ़ेंगे ना, सेंट्रल डोगमा तो हम क्यों पढ़ेंगे। तो वो ऐसे लिखेगा सेंट्रल डोगमा, हिंदी में ऐसे आएगा सेंट्रल डोगमा, और इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा सेंट्रल डोगमा। फिर ढूंढते रहना क्या आ गया, सेंट्रल डोगमा या ये केंद्रीय सिद्धांत है, इसको देने वाले हैं क्रिक। इसमें ओनली क्रिक है, वहां पर डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल में वॉटसन एंड क्रिक थे। समझ गए होंगे आप इतना। अब देखो इसने क्या बताया केंद्रीय सिद्धांत में, केंद्रीय सिद्धांत में इसने बोला कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। ये तो मैंने आपको वो लंबी लाइन बताई थी तब समझाया भी था ना, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन किसकी तरह काम करती है, एंजाइम की तरह। एंजाइम का काम क्या है, सभी उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करवाना। मैंने आपको समझाया भी था कल की टाइम टू टाइम रिवाइज करो चीजों को, नहीं तो भूल जाओगे और फिर कुछ सेंस नहीं निकलेगा। देखो इधर, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में, इसको हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। आप ट्रांसक्रिप्शन से वैसे काम चला सकते हो, हिंदी में इसको अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। और ये दोनों तरफ तीर का मतलब क्या है, दोनों तरफ तीर का मतलब है कि डीएनए से क्या बन सकता है, आरएनए, आरएनए से क्या बन सकता है, डीएनए। समझ गए। अब ये डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन है, पीछे जाते हैं तो क्या बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं ना। अरे गाड़ी को बैक लेते हो तो रिवर्स नहीं बोलते हो क्या, रिवर्स का गेयर आता है ना अलग से, तो इसको बोलेंगे पीछे आने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीछे आना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ गए। देखो डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की है दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम है टेमिन और बाल्टीमोर। बोलो मेरे साथ साथ बोला करो। अब मैं 4 बार बोलती हूँ, उसको आप यहाँ पे ही बोलो क्लास में बैठे बैठे ही, तो आपको यहीं याद हो जाएगा, अलग से टाइम देने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खोज किसने की है, टेमिन और बाल्टीमोर। इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म भी बोलते हैं। टेमिन के नाम पर इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं। सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी के अंदर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की है, तो टेमिन और बाल्टीमोर ने की है। अब देखो डीएनए होता है ना, इसमें अपना निर्माण खुद करने की पावर होती है। डीएनए अपना निर्माण खुद कर सकता है, और डीएनए अपना निर्माण खुद कर सकता है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन, या इसको इंग्लिश में एक और वर्ड है इसके लिए, डुप्लीकेशन। भाई ये अपने जैसी ही तो कॉपी बनाएगा ना, अपना निर्माण खुद कर सकता है, इसको रेप्लिकेशन, हिंदी में स्व प्रतिकृतिकरण, और अपने जैसी ही हूबहू कॉपी बनाता है, इसलिए इसको डुप्लीकेशन भी कहते हैं। इतना आप समझ गए। अब देखो आरएनए से प्रोटीन भी बनती है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इंग्लिश में ट्रांसलेशन, हिंदी में अनुवादन। और वापस बैक में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बताओ आप मुझे बताओ, बैक में जाओगे तो क्या बोलोगे वापस,
जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहाँ है, वैसे ही इसके लिए क्या वर्ड यूज में लोगे, यहाँ पे आएगा रिवर्स ट्रांसलेशन, ये होगा रिवर्स ट्रांसलेशन। समझे क्या? देखो, केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डोगमा किसने दिया है, क्रिक ने। केंद्रीय सिद्धांत में क्या बनाई जाती है, प्रोटीन। लास्ट में क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है ना, तो केंद्रीय सिद्धांत से क्या बना सकते हैं, प्रोटीन। डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए। ये है ट्रांसक्रिप्शन, तो ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेमिन और बाल्टीमोर। इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को क्या कहते हैं, टेमिनिज्म भी कहते हैं। आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। ये हो गया ट्रांसलेशन। वापस बैक में आएंगे तो रिवर्स ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए के बनने को रेप्लिकेशन, और इसी को ही बोलते हैं डुप्लीकेशन भी कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, पटवार में आया था ये पिछली बार, पटवार प्री के अंदर सवाल आया था। जब डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है। देखो है ना, आरआरएनए का निर्माण तो केंद्रिका में होता है। मैंने आपको केंद्रिका पढ़ाई भी थी। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है जिसमें आरआरएनए का निर्माण होता है। और डीएनए से दो प्रकार के आरएनए बनते हैं, एक तो एमआरएनए और एक टीआरएनए। डीएनए से दो प्रकार के आरएनए बनते हैं, एक तो एमआरएनए, एक टीआरएनए। डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता है, पहले एक और आरएनए बनता है जिसको बोलते हैं एचएनआरएनए, या इसी को ही कहते हैं हेटेरोजीनस आरएनए। डीएनए से डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है, बीच में पहले एक आरएनए और बनता है जिसको हेटेरोजीनस आरएनए कहते हैं। ये हेटेरोजीनस आरएनए उच्च आणविक भार वाला आरएनए होता है, उच्च आणविक भार वाला आरएनए। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा भार होता है। इसमें फालतू चीज़ें भी होती हैं जिनको काट के हटा देते हैं काम एंजाइम्स की हेल्प से, और काम की चीज़ों को वापस से जोड़ देते हैं, और फिर ये किस में चेंज हो जाता है, मैसेंजर आरएनए में चेंज हो जाता है। अरे जैसे कोई मोटा आदमी होता है, अब वो जिम जाएगा तो उसको जिम वाला बोलता है ना कि अपनी डाइट पे कंट्रोल कर। डाइट पे कंट्रोल करेगा तो उसके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस हो जाएगी ना, और फिर काम की चीज़ें बचेंगी और वो फिट हो जाएगा। तो ये हेटेरोजीनस आरएनए का भार ज़्यादा था। इसमें दो प्रकार के भाग होते हैं। अब ये थोड़ा डीपली हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है इंट्रॉन और एक होता है एक्सॉन। हेटेरोजीनस आरएनए के दो भाग होते हैं, इंट्रॉन, एक्सॉन। इंट्रॉन इसका ऐसा भाग है जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं या कोड नहीं होते हैं, जेनेटिक कोड नहीं होते हैं, आनुवंशिक सूचनाएं नहीं होती हैं। कोड क्या होते हैं वो अपन सब पढ़ेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। और एक्सॉन वो भाग होता है जिसमें जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड होते हैं। अब काम का कौन सा हुआ, इसमें कोड नहीं है तो ये बेकार भाग है, इसमें कोड है तो ये काम का भाग है। तो एंजाइम्स की हेल्प से इंट्रॉन को काट के हटा देते हैं, एक्सॉन्स को वापस जोड़ देते हैं। एक्सॉन्स के जुड़ने से जो आरएनए बनता है वो क्या कहलाता है, एमआरएनए। अब देखो मेरी बात सुनो, पटवार में क्या क्वेश्चन आया था। पहले तो ये सुन लो कि हेटेरोजीनस आरएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने को, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं आरएनए प्रसंस्करण। इस हेटेरोजीनस आरएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने को आरएनए प्रसंस्करण या आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। आरएनए प्रसंस्करण या आरएनए प्रोसेसिंग। अब क्वेश्चन सुनो मेरा, आरएनए प्रसंस्करण में कौन सा आरएनए भाग लेता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलोगे? आरएनए प्रसंस्करण या आरएनए प्रोसेसिंग में कौन सा आरएनए भाग लेता है? तो हेटेरोजीनस आरएनए भाग लेता है। कौन सा आरएनए बनता है? तो मैसेंजर आरएनए बनता है। समझ गए क्या मेरी बात को?
सेंट्रल डॉगमा में मैंने आपको बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन डीएनए से मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट नहीं बनता है, बीच में एक और आरएनए बनता है जिसको हेटेरोजीनस आरएनए कहते हैं। सुन लो, डीएनए से केंद्रक के अंदर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए बनते हैं। राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है? केंद्रिका के अंदर। तो मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले उच्च आणविक भार वाला आरएनए बनता है जिसको एचएन आरएनए कहते हैं। इस एचएन आरएनए के दो भाग होते हैं, इंट्रॉन, एक्सॉन। इंट्रॉन वो भाग है जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं नहीं होती हैं, एक्सॉन वो भाग है जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं या कोड होते हैं। काम का भाग ये वाला है, इनको जब जोड़ देते हैं तो बनने वाला आरएनए क्या कहलाता है? मैसेंजर आरएनए। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आरएनए प्रसंस्करण या आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? लिख लो, हेटेरोजीनस आरएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने को आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। वापस सुन लो, एचएन आरएनए से एमआरएनए के बनने को आरएनए प्रसंस्करण कहते हैं। आरएनए प्रसंस्करण में कौन सा आरएनए भाग लेता है? एचएन आरएनए। आरएनए प्रसंस्करण से कौन सा आरएनए बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना, ये पूरा एंजाइम्स के द्वारा होता है, एंजाइम्स के द्वारा संपन्न होता है कि डीएनए से डीएनए कैसे बन रहा है। अंदर एंजाइम्स ही तो काम करेंगे ना। इसके लिए सबसे अच्छा एक मत या एक मॉडल दिया था साइंटिस्ट ने, मेसलसन व स्टोहल ने। मेसलसन और स्टोहल ने डीएनए के रेप्लिकेशन का सबसे अच्छा मॉडल दिया गया था, जिसको सबसे अच्छा मतलब अपन पढ़ रहे हैं वो ये मेसलसन और स्टोहल का ही है। डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये तो आप जानते ही हो। इसकी नापचोप मैंने आपको सब बताई है, ये बताया था। यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। ये इसके बीच बीच में नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जिनके बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी लड़ियों में फॉस्फेट शुगर अल्टरनेट जुड़े होते हैं। तो डीएनए की श्रृंखला के एक सिरे पर यदि शर्करा का 5वां कार्बन है तो दूसरे सिरे पर शर्करा का कौन सा कार्बन होता है? तीसरा। कल बताया था ना 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। और शर्करा का मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था। तो एक सिरे पर 5वां कार्बन होता है शुगर का, दूसरे सिरे पर तीसरा कार्बन होता है। ये दूसरी श्रृंखला का 5वां कार्बन और ये इसी श्रृंखला का तीसरा कार्बन। क्योंकि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक और प्रति समानांतर होती है ना। नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम दोनों सिरों से विपरीत होता है। यहाँ पे 5' कार्बन है तो इसी श्रृंखला के दूसरे सिरे पर शर्करा का 3' कार्बन होता है, तीसरा कार्बन। आप सिंपल ऐसे ध्यान रखो। इसके एक सिरे पर शर्करा का 5वां कार्बन है तो दूसरे सिरे पर शर्करा का कौन सा कार्बन होता है? तीसरा कार्बन। ये नॉर्मल डीएनए की स्ट्रक्चर बताइए मैंने आपको। रेप्लिकेशन हमेशा 5वें कार्बन से तीसरे कार्बन की ओर होता है। आपसे पूछेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन किधर होता है, 5 to 3 या 3 to 5? दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा तो ऑप्शन मानना ही मत उसको, दो में से ही आप कंफ्यूज होगे। डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5वें कार्बन से तीसरे कार्बन की ओर होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन 5' से 3' की ओर होता है। इतना समझ गए? अब मैं रेप्लिकेशन में क्या होता है ये बताती हूँ। इसमें एक तो एंजाइम्स भाग लेते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं? एंजाइम्स के नाम लिख लो आप सबसे पहले। तो रेप्लिकेशन के अंदर एंजाइम्स भाग लेते हैं। तो एक तो पहला एंजाइम आप लिखो डीएनए हेलिकेज। डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो सारे ही एंजाइम डीएनए वाले ही आएंगे, आरएनए वाले तो आएंगे नहीं। डीएनए हेलिकेज। सेकंड आप लिखो डीएनए गायरेज या इसी को ही कहते हैं टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज ही कहलाता है डीएनए गायरेज। अब मेरी बात सुनो, ये जो रेप्लिकेशन टॉपिक है ना, वैसे तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है
और बायोटेक्नोलॉजी आजकल हर एग्जाम में आती है, पटवार में भी आएगी, एलडीसी में भी आती है, जूनियर अकाउंटेंट में भी आती है, और आरएस प्री में मेंस में तो सारी टेक्नोलॉजी है ही सही, और एसआई में भी आती है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अपन ने यहाँ पर डीएनए की नॉर्मल स्ट्रक्चर तो पढ़ी है ना, तो आपको समझना थोड़ा इजी होगा। और यहाँ पे नहीं पढ़ते तो भी आपको बायोटेक्नोलॉजी में तो रेप्लिकेशन पढ़ना ही पड़ता। आरएस प्री में एंजाइम आए हुए हैं इसके, इस साइड में उसने एंजाइम लिखे थे, सामने उनकी काम लिखे थे, मैच कराना था कौन सा एंजाइम कौन सा काम करता है। तो अपन पहले एंजाइम्स के नाम लिख रहे हैं कि कौन कौन से एंजाइम इस प्रोसीडिंग में काम आएंगे। पहला एंजाइम मैंने कौन सा लिखा है, हेलिकेज। दूसरा कौन सा लिखा है, टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज। तीसरा एंजाइम में लिख रही हूं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। इतना समझ गए आप। चौथा एंजाइम में लिख रही हूं लाइगेज, डीएनए लाइगेज ही है, ये सबके आगे डीएनए लगाना है। डीएनए हेलिकेज, डीएनए गायरेज, डीएनए लाइगेज और ये डीएनए पॉलीमरेज तो है ही सही, इतना समझ गए होंगे। तो फर्स्ट एंजाइम अपन लिखेंगे हेलिकेज, सेकंड है टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज, तीसरा अपन लिख रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज, चौथा अपन क्या लिख रहे हैं, डीएनए लाइगेज। अब देखो रेप्लिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो जो डीएनए होता है ना, ये ओपन होगा, इसकी दोनों कुंडलियां अलग अलग होंगी। देखो डीएनए की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके दोनों हेलिकल होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये इसीलिए तो रेप्लिकेशन को यहाँ पढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि अभी आपको स्ट्रक्चर याद भी है, रिसेंटली पढ़ा है। तो ये डीएनए की दोनों जो कुंडलियां होती है ना, ये दुर्बल हाइड्रोजन बंधों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि आपको पता था कि एडेनिन, थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो थे ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसकी दोनों हेलिकल्स अलग होंगे। हेलिकल्स को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अपन डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा, एक डीएनए से दो नए डीएनए बन जाएंगे। अब ये अपन ने एक ही डीएनए लिखा है ना, बनाया है ना, सॉरी, और लास्ट में दो डीएनए बनेंगे, तो डीएनए से डीएनए का निर्माण होगा। तो इसके लिए पहले इसकी दोनों कुंडलियों को अलग करना जरूरी है। देखो रेप्लिकेशन एक स्टार्ट पॉइंट, कोई भी एक इनिशिएशन पॉइंट से, अरे लाइफ में कोई भी चीज किसी ना किसी इनिशिएशन पॉइंट से स्टार्ट होती है ना। जैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट की तो किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी बिंदु से, किसी ना किसी टॉपिक से ही तो स्टार्ट किए ना। तो वैसे ही रेप्लिकेशन भी एक पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, और इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट, इनिशिएशन पॉइंट या आरंभिक बिंदु, या इसको बोलते हैं प्रतिकृति का उद्गम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति का उद्गम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन एक स्पेशल बिंदु से स्टार्ट होता है। ये बिंदु कई सारे भी हो सकते हैं एक डीएनए के अंदर। इस पॉइंट को बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट, आरंभिक बिंदु, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति का उद्गम। यहाँ इस ओरिजिन ऑफ ये ना रेप्लिकेशन, यहाँ से एंजाइम आता है डीएनए हेलिकेज। पहला एंजाइम आप लिखो डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, और इससे डीएनए की दोनों कुंडलियां क्या हो जाती हैं, अलग। मैं दूसरे पेज पे साथ में नाम भी काम भी लिख देती हूँ इनके। पहला एंजाइम कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम ने काम क्या किया, डीएनए की दोनों कुंडलियों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम किया। तो डीएनए हेलिकेज डीएनए की दोनों कुंडलियों को अलग करता है, दोनों कुंडलियों या हेलिकल्स को अलग करता है, और दोनों हेलिकल्स को अलग करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है डीएनए हेलिकेज। कहां से तोड़ना स्टार्ट करेगा, जहां से प्रतिकृति या रेप्लिकेशन का उद्गम होगा। अब यहां से डीएनए हेलिकेज ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया।
डीएनए रस्सी की तरह ऐसे कॉइल्ड होता है, कल भी बताया था ना, इसमें बहुत ज्यादा कॉइल्ड होने की नेचर होती है। अब इसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के अलग भी कर दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये दोनों अलग ही रहेंगे, वापस भी तो मिल सकते हैं ना, सूतली को खोल भी देते हो तो वापस फोल्ड हो जाती है। तो वैसे ही डीएनए में हाईली कॉइल्ड होने की नेचर होती है। इसके लिए एक और एंजाइम आता है, सेकंड, यहाँ पे लिख रही हूं दूसरा एंजाइम, इसका नाम है टोपोआइसोमरेज और डीएनए गायरेज, टोपोआइसोमरेज। डीएनए गायरेज भी एक प्रकार का टोपोआइसोमरेज ही होता है। डीएनए गायरेज का काम भी डीएनए की सुपर कॉइलिंग को रोकना है। उसकी कुंडली जो ओपन हुई है उसमें एक तनाव उत्पन्न होगा ना, वापस जुड़ सकती है वो, तो उस तनाव को रोकने का काम करता है टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज भी एक प्रकार का टोपोआइसोमरेज ही होता है। इनका काम होता है डीएनए की सुपर कॉइलिंग, डीएनए की सुपर कॉइलिंग या अति कुंडलन को रोकना, डीएनए की सुपर कॉइलिंग या अति कुंडलन को रोकना। समझ गए? देखो इधर, फर्स्ट तो हेलिकेज था जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया, डीएनए की दोनों सूत्र अलग हो गए, वापस कोई दिक्कत नहीं हो तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज सुपर कॉइलिंग को रोकेगा। अब देखो, रेप्लिकेशन के लिए आरएनए की एक छोटे से टुकड़े की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। रेप्लिकेशन के लिए एक आरएनए के छोटे से टुकड़े की आवश्यकता होती है जिसको क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर। इसके बाद में एक और एंजाइम, तीसरा चौथा एक और एंजाइम अपन लिख रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके 3 प्रकार? देखो इधर, डीएनए पॉलीमरेज के भी 3 प्रकार होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज भी 3 प्रकार का होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड तो रेप्लिकेशन में भाग नहीं लेता है, सेकंड वाला रेप्लिकेशन में भाग नहीं लेगा। फर्स्ट वाला होता है ना, ये डीएनए की रिपेयरिंग करता है, ये डीएनए की क्या करेगा? रिपेयरिंग करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है ना, ये नए डीएनए का निर्माण करता है, नए डीएनए का निर्माण। कहां पे करेगा ये नए डीएनए का निर्माण? तो देखो इधर, ये डायग्राम बनाया था मैंने, अभी दोनों कुंडल अलग अलग हुए हैं ना, इनके साथ साथ एक और यहाँ पर लेयर बनेगी, एक लेयर इस साइड में बनेगी और फिर ये ऐसे 2 डीएनए बन जाएंगे। तो नए डीएनए के एक एक सूत्र तो नया बनाना पड़ेगा ना, नए सूत्र को बनाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। देखो, डीएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार के होते हैं? बोलो मेरे साथ साथ बोला करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जितना बोलोगे उतना याद होगा, नहीं बोलोगे तो बैठे रहना। फर्स्ट क्या करेगा? रिपेयरिंग। सेकंड रेप्लिकेशन में भाग नहीं लेगा। थर्ड क्या करेगा? नए डीएनए का निर्माण करेगा। नए डीएनए का निर्माण कहां पे करना पड़ेगा? तो इन दोनों सूत्रों पे करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, डीएनए के एक सूत्र पर तो डीएनए का निर्माण सतत रूप से होता है, कंटिन्यूअस होता है। एक स्ट्रैंड पर तो डीएनए कंटिन्यूअसली बनता है, और जहां पर डीएनए कंटिन्यूअसली बनता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, या इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रगामी सूत्र। लीडिंग स्ट्रैंड या अग्रगामी सूत्र। डीएनए के एक स्ट्रैंड पर डीएनए खंडों के रूप में बनता है, एक स्ट्रैंड पर डीएनए खंडों के रूप में बनता है, और इन खंडों को बोलते हैं ओकाजाकी खंड। इन खंडों को कहते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट था, उसने इस प्रोसीडिंग के बारे में बताया था, इसलिए इन खंडों को ओकाजाकी खंड नाम दिया गया है। और डीएनए के जिस सूत्र पर डीएनए खंडों के रूप में बनता है उस सूत्र को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, या इनको हिंदी में बोलते हैं पश्चगामी सूत्र। इसको बोलेंगे
पश्चगामी सूत्र, समझ गए। डीएनए के एक स्ट्रैंड पर तो डीएनए सतत रूप से कंटिन्यूसली बनता है, इसको तो लीडिंग स्ट्रैंड या अग्रगामी सूत्र। एक सूत्र पर डीएनए खंडों के रूप में बनता है जिसको ओकाजाकी खंड कहते हैं, और इस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, पश्चगामी सूत्र या लैगिंग स्ट्रैंड। इतना समझ गए। अब मेरी बात सुनो, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था ना, उसका काम सुनो। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, उस आरएनए प्राइमर को लेके आएगा। यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये पॉलीमरेज थर्ड होता है ना, वो इस आरएनए प्राइमर को इस स्ट्रैंड पर ऐसे चलाता है। इस आरएनए से ही तो डीएनए बनेगा ना। आरएनए के जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उसी के ही पैरिंग करके नए नाइट्रोजनी क्षारकों को डीएनए बनाता जाएगा। इसके जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं उसके अगेंस्ट नए नाइट्रोजनी क्षारक बनते रहेंगे। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम होता है इस आरएनए के टुकड़े को इस स्ट्रैंड पर चलाना। ये इसको ऐसे ऐसे चलाता रहता है, फिर लास्ट में इसको एंजाइम्स के माध्यम से काट के हटा देते हैं। रेप्लिकेशन हमेशा 5 डेज से 3 डेज की ओर होता है। अब डीएनए का जब सेपरेट किया था तो इस स्ट्रैंड का ये 5 डेज एंड था, तो ये वाले का 3 डेज एंड होगा। ये इस स्ट्रैंड का 3 डेज एंड था, तो ये इस स्ट्रैंड का 5 डेज एंड होगा। अब मेरी बात सुनो, डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5वें कार्बन से तीसरे कार्बन की ओर होता है। इस वाली जो साइड है ना, इस पर तो डीएनए इधर से इधर बनेगा, 5वें से तीसरे की ओर। आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऐसे लेके जाएगा, और इस वाली सूत्र पर ये आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज इस दिशा में लेके जाएगा। अब ये आरएनए प्राइमर है, क्योंकि 5 डेज से 3 डेज बनेगा ना, तो ये आरएनए प्राइमर है, इसको ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड 5वें कार्बन से तीसरे कार्बन की ओर लेके जाएगा। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना, वो बाई डायरेक्शनल होता है, द्विदिशीय, 2 दिशाओं में होता है। क्योंकि इस स्ट्रैंड पर तो डीएनए ऐसे बन रहा है और इस स्ट्रैंड पर डीएनए इस दिशा में बन रहा है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन अर्ध असतत, सेमी डिसकंटिन्यूअस और बाई डायरेक्शनल होता है। मैं एक बार ये वर्ड लिख देती हूँ क्योंकि एग्जाम में आ जाए कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो अर्ध असतत मतलब सेमी डिसकंटिन्यूअस, मतलब क्या हुआ इसका, इसको अर्ध असतत क्यों कहा वो मैं अभी बता रही हूं। अर्ध असतत व द्विदिशीय, या इसको बोलेंगे बाई डायरेक्शनल, द्विदिशीय या बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल तो मैंने आपको समझाया ना, 5 डेज से 3 डेज की ओर होगा। तो एक तरफ तो एक स्टैंड पर तो डीएनए इस दिशा में बनेगा और दूसरे स्टैंड पर डीएनए इस दिशा में बनेगा। अर्ध असतत इसलिए बोला है क्योंकि एक स्टैंड पर तो डीएनए कंटिन्यूस बना है, दूसरे स्टैंड पर डीएनए खंडों के रूप में बना है। तो 2 प्रकार से बना ना, एक तो सतत और एक असतत, तो नाम हो गया अर्ध असतत, सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल होता है रेप्लिकेशन। इस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन डीएनए रेप्लिकेशन में भाग ले रहा है ना, सेकंड तो भाग लेता ही नहीं है। थर्ड का काम क्या होता है, इस आरएनए के टुकड़े को इस स्ट्रैंड पर चलाने का काम करता है। इधर से ऐसे चलाया, अब ये खंड बने हैं तो अभी ये डीएनए पूरा तो नहीं हुआ है ना, तो इन खंडों को जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम आता है जो मैंने आपको लिखाया भी था ना अभी, डीएनए लाइगेज। इस लाइगेज, हमेशा लाइगेज एंजाइम डीएनए को जोड़ेगा। सीधी सीधी बात आप ये ध्यान रखो, बायोटेक्नोलॉजी में तो पूरा यही आता है, डीएनए और आरएनए की जोड़ तोड़। तो लाइगेज एंजाइम हमेशा जोड़ने का काम करता है डीएनए को। तो लाइगेज एंजाइम यहाँ पे क्या करेगा, ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है, ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है, ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है। अब वो खंड जुड़ जाएंगे तो वो डीएनए पूरा बन जाएगा, और ये डीएनए इस टाइप से एक से कितने बन गए हैं, 2 बन गए हैं। समझ गए होंगे आप, मैं एक बार वापस से रिवाइज करवाती हूँ। देखो, आपके लिए आज का सवाल लिख लो पहले तो।
आज का क्वेश्चन लिखो, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बताया ना मैंने एक एंजाइम, इसको किसने डिस्कवर किया था? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को डिस्कवर किसने किया था? और दूसरी बात यह है कि क्लास को सभी बच्चों के पास पहुंचाया करो। इस पे जितनी ज़्यादा भीड़ दिखेगी ना मुझे, उतना ही तो मैं ज़्यादा जोश से पढ़ाऊंगी ना। और सेकंड ये है कि जितने व्यूज आते हैं ना उतने लाइक्स भी आने चाहिए, जितने बच्चे देखते हैं उतने लाइक्स आने चाहिए। आपके जितने लाइक्स आएंगे उतनी ही मुझे एनर्जी मिलेगी, मुझे एटीपी मिलेगी। अब ये आपके ऊपर है कि मैं कितना जोश से पढ़ाऊं। अब मेरी बात सुनो, डीएनए के रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? एक से दो डीएनए बनाना। डीएनए होता है ना, इसकी दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक और प्रति समांतर होती हैं। एक सिरे पर, इस वाली श्रृंखला के एक सिरे पर शर्करा का 5वां कार्बन है, तो इसकी दूसरे सिरे पर शर्करा का 3रा कार्बन। इस श्रृंखला के एक सिरे पर शर्करा का 5वां कार्बन है, तो इसकी दूसरे सिरे पर शर्करा का 3रा कार्बन। रेप्लिकेशन हमेशा कौन सी, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत डीपली सवाल आएंगे। अब पहले वाले पेपर नहीं रहे, पेंटो शर्करा होती है, डीएनए आरएनए, नाम फुल फॉर्म बताओ, शर्करा बताओ, ऐसे एग्जाम में नहीं आएंगे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा कठिन पढ़ने की आदत डाल लो अगर एग्जाम को फाइट करना है तो, और टाइम पास करना है तो डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म पढ़ लो, फिर तो हो जाएगा टाइम पास। रेप्लिकेशन कौन सी दिशा में होगा? 5' to 3'। इसमें कौन भाग लेते हैं? एंजाइम। सबसे अच्छा मत है मेसलसन और स्टोहल का, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले तो डीएनए की दोनों कुंडलियां खुलेंगी। खुलने के लिए एक पॉइंट होता है, इनिशिएशन पॉइंट, इसको प्रतिकृतिका उद्गम भी कहते हैं। यहां से कौन सा एंजाइम आएगा? हेलिकेज। इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा, दोनों कुंडलियों को अलग कर देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम हेलिकेज, डीएनए कुंडलियों को अलग करने का काम हेलिकेज। फिर मैंने आपको बताया डीएनए में सुपर कॉइलिंग, हाईली कॉइल्ड होने की नेचर होती है। वापस से कॉइलिंग नहीं हो, इसको रोकने का काम कौन करता है? टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज। इसके बाद में कौन सा एंजाइम आया था? आरएनए प्राइमर काम आएगा। आरएनए प्राइमर के संपूरक ही डीएनए बनाएगा, नया डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का काम डीएनए की रिपेयरिंग, सेकंड रेप्लिकेशन में पार्ट नहीं करेगा, थर्ड नया डीएनए बनाएगा। नया डीएनए कहाँ बनाएगा? तो भाई ये जो दोनों डीएनए के सूत्र अलग अलग हुए हैं, ये तो अभी सिंगल था, इस पे दूसरा सूत्र बनेगा तभी तो डीएनए कंप्लीट हुआ ना। दोनों सूत्रों पर डीएनए अलग अलग दिशाओं में बनेंगे, इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है, ना कि यूनिडायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल इसलिए है 5' to 3' होता है। सीधा सीधा आप याद रखो, आपको चित्र नहीं बनवाएंगे, वहां पर क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए तुम्हें। 5वें कार्बन से तीसरे कार्बन की ओर, तो इसमें तो इधर होगा, इसमें 5वें से तीसरे की ओर, इसमें इस दिशा में होगा। अब दोनों सूत्रों पर डीएनए अलग अलग टाइप से बनेगा। एक पर तो कंटिन्यूस बन रहा है, इस सूत्र को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, अग्रगामी सूत्र। एक स्ट्रैंड पर डीएनए खंडों के रूप में बनता है, जिसको पश्चगामी सूत्र, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये खंड क्या कहलाते हैं? ओकाजाकी खंड। अब खंड ऐसे तो रहेंगे नहीं, डीएनए ही कंप्लीट नहीं हुआ, खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। और इस प्रकार से एक से कितने डीएनए बनेंगे? 2। एंजाइम्स की सहायता से कट करके अलग कर देंगे। काटने वाले एंजाइम भी होते हैं, जो मैं आपको कल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।